सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए पूरा विपक्ष इसी बात पर शुरू से लेकर आज तक आपको टोक रहा है कि भाई आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, आप अयतुल्लाह खामेनी की मौत पर आप उस संवेदना क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं। हालांकि अब हस्ताक्षर हो गए, लेकिन वो खुलकर कह रहे हैं कि आप अमेरिका ने अटैक किया एक देश की संप्रभुता पर, इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। कब तक भारत 14वां दिन युद्ध का हो गया है, ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, हमने उस पर निंदा में हस्ताक्षर कर दिया है यूएन की रिपोर्ट में 135 देशों के साथ, लेकिन हम खड़े कहां हैं और कब तक हम ये डिप्लोमेटिक साइलेंस इस पर बरकरार रखेंगे। देखिए, विपक्ष की जो नीयत है वो कितनी खतरनाक है आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप नहीं बोल रहे हैं। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि कोल्ड वॉर के एरा से आज तक हमारी डिफेंस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, पुराने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें रशिया से सबसे ज्यादा है। आप सोचिए, आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड लीजिए। यानी जहां से भारत के आज भी 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, वो और तेल की सप्लाई दोनों के खिलाफ भारत को लड़वा दो। अब आइए दूसरी चीज आपको बताता हूं, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय, सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है, भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन, इजराइल, इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब मैं बताता हूं आज भारत की स्थिति क्या है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर वो लोग भी हैं। आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा कि पिछले महीने फिलिस्तीन की विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले भारत आई, और उनका नाम क्या है, डॉक्टर आगा बगीन शिरीन। और पहली बात तो या अल्लाह या तौबा, बगैर हिजाब के आ गई, क्योंकि यहां तो हिजाब वाली कहते हैं ना, वही जो हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के। अब आइए, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है। अब सुनिए, ये तो अभी सिर्फ जूता भिगोया उन्होंने, आगे जो मारा वो समझिए। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, और अरब वर्ल्ड के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, मगर हमें लगता है कि एक ऐसा देश है जिसपे दोनों का विश्वास है, इसलिए टू नेशन थ्योरी, यानी जो मानते हैं ना कि इजराइल और फिलिस्तीन साथ में रहेगा, उसका समाधान निकालने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता। अब बताइए, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। हमारे 3 प्रमुख इस समय आवश्यकताएं, पहली कि युद्ध के मुकाबले शांति रहे यथासंभव, दूसरा लगभग 1 करोड़ लोग जो हमारे खाड़ी के देशों में हैं वो सुरक्षित रहें, नंबर 3 हमारी ऊर्जा आवश्यकता के ऊपर दबाव ना आने पाए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले हफ्ते में हर खाड़ी के देश से, मतलब यूएई से लेकर बहरीन, कतर, सबसे जाके उनके अध्यक्षों से बात की, कल ही ईरान के राष्ट्रपति से बात की, विदेश मंत्री जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और यह भी बात आई है कि भारत के जहाजों को ईरान अटैक नहीं करेगा। ईरान ने मदद मांगी तो उनका एक जहाज चला गया यहां से और उसको इंटरनेशनल वाटर में जाते ही मार दिया गया। दूसरे जहाज ने यहां पे मदद मांगी कि हमको शरण दे दी जाए, तो कोच्चि में उनको दे रखा, उनके 250-300 आदमी साथ हैं। भारत पूरी तरीके से अपने हित को ध्यान में रखकर विश्व में एक संतुलन बनाते हुए आगे चल रहा है। इनकी जो थी वो पॉलिसी क्या थी, गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन, किसी के साथ मत रहो। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन नहीं है, हमारी पॉलिसी ऑल अलाइन, यानी सब हमारे साथ आकर रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विरोधी परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता और दक्षता मोदी जी के पास है। तो मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई जवाब दीजिए आप। अजय जी, वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका और इजराइल से लड़ाई क्यों लगवाना चाहते हैं, अगर इजराइल भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को देता है, फिलिस्तीन भी देता है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से प्रधानमंत्री ने बात की है और अब्बास अरागची से एस जयशंकर बात कर रहे हैं, तो दोनों से रिश्ते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ है। 2-3 प्रश्न उन्होंने किया और आपके भी प्रश्न का जवाब होगा। पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहाँ हैं, आप तो सरेंडर हैं।
यदि आपको लड़ने की ही स्थिति होती तो ट्रेड डील में आप क्लियर होते। आप एक तरफा अंतरिम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप करते ही नहीं, क्योंकि देश के आम लोगों के विरुद्ध है। सच्चाई यह है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि एपस्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। ये सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और ये लड़ाई ही एपस्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने ये कहा था आपको, तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। ये सबने देख लिया कि जब वो छूट देता है तब इनको उसके बाद में इनको उसके मूल पर जाने की बात आती है। फिलिस्तीन की एक झूठी यहां पे प्रचार की गई, 2 नेशन थ्योरी की बात आई। 89 देशों ने अभी कुछ ही दिन पहले सिग्नेचर किया है फिलिस्तीन के 2 नेशन थ्योरी के सिद्धांत को, कि 2 राष्ट्र वहां होना चाहिए। और भारत ने भी भाई साहब साइन किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की अनुमति से ही हुआ होगा साइन। तो 2 नेशन थ्योरी का जो यहाँ पे भ्रम कुछ तीसरे अंकल में ही देना चाह रहे थे, कह रहा है कि भारतीय समाधान निकालेगा। नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ उस पे और बात कही। अब न्यूट्रलिटी की बात, अब इन्होंने न्यूट्रलिटी की बात कही, और थोड़ा युद्ध पे भी आ जाएगा। न्यूट्रलिटी और साइलेंस में दोनों में अंतर होता है। एक न्यूट्रलिटी तटस्थता, न्याय के साथ साथ देने की न्यूट्रलिटी भारत की सदैव रही। 1953 में कोरियन क्राइसिस थी, नेहरू जी थे, उन्होंने विश्व में अपनी एक ताकत दिखाई और उस क्राइसिस को सॉल्व करने में न्यूट्रलिटी का ही प्रयोग किया। गुटनिरपेक्ष देशों का नेता हम शीत युद्ध के दौरान बने रहे। अभी जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हुआ है, आज भी भारत की पहचान तटस्थता के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ खड़ी होती है, चुप्पी नहीं, साइलेंस जो लगातार। इनको क्या करना है? बीच में 10 सेकंड लास्ट में तो युद्ध पे आइए ना सर। हाँ, युद्ध पर ही आ रहा। मतलब अभी क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? अब है कि हम लोग डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बायलैटरल डिप्लोमेसी, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, गुप्त डिप्लोमेसी, खुला डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, आर्थिक डिप्लोमेसी, सैन्य डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री जी ने एक नई ज्ञान दिया है विश्व को, एक नया डिप्लोमेसी उन्होंने लाया है। जानते हैं क्या है वो सष्टांग डिप्लोमेसी है, दंडवत डिप्लोमेसी है। दंडवत हो जा रहे हैं डिप्लोमेसी। याद कीजिए, हमारे देश ने डिप्लोमेसी का हम शुरुआत किए थे, चाणक्य डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं। और चाणक्य ने क्या कहा था? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। पर यहां पे एक नया दौर इन्होंने शुरू किया। दुश्मन जो है, हमारा दोस्त का जो दुश्मन है वो आपके दोस्त का जो दुश्मन है, मोदी जी उसको दोस्त बना रहे हैं। दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बनाइएगा। और ईरान के और ईरान के बाद आप जाइएगा और ईरान से कहिएगा कि हमारे तेल सिक्योरिटी के लिए हॉर्मुज जो समुद्री मार्ग है उसको खोल दो। कैसे खोल देगा? कैसे खोल देगा? अभी वही लास्ट अभी क्या हाल है सबको पता है। लगभग 800 लोग हमारे जो है उस हॉर्मुज के पास में हमारे लोग, और 24 + 3, हालांकि सरकार अभी गलत की, 4 था 3 है, 3 हमारे जो वहां पे टैंकर अभी रुके हुए हैं। एक टैंकर आया है, 2 दिन से खूब बड़ी बड़ी यहां पे चर्चाएं हो रही है, मीडिया भी एक से एक बातें कर रही है। जानते हैं कितना दुख हमको है? दुख इस बात का है कि लाइबेरिया का झंडा, लाइबेरिया देश आपने सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा। लाइबेरिया कौन सा देश है? भारत को लाइबेरिया के देश के झंडे के तले लाना पड़े हमें अपना टैंकर, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। भारत क्या इतना छोटा हो गया? मोदी जी आप चुप्पी डिप्लोमेसी में और ढुलमुल डिप्लोमेसी में और बिना पेंदी का लोटा बना करके देश को क्या कर दिया कि हमें जो है लाइब्रेरिया से लाना पड़े उसके झंडे तले। हमारा भारत का झंडा आएगा। भारत की पहचान है। भारत स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है क्या? दौर पे रहा है। और डिप्लोमेसी उसी रूप में चलनी चाहिए थी जो फेल हो गई है मोदी जी की। आप जितना थेतराई कर ले। चलिए जवाब दीजिए। अब बिल्कुल फैक्चुअल जवाब देता हूं भाई साहब को। अब कांग्रेस पार्टी को पता भी होगा, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। पिछले महीने भी 1.2 लाख मतलब 1.2 मिलियन बैरल खरीदा है। तो ऐसा नहीं कि हमने रोका है। दूसरी बात ये भी समझिए, पूछना चाहता हूं 2004 से 14 के बीच में कितना इन्होंने रशिया खरीदा? 0, टू बी वेरी प्रिसाइज 0.02%। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी।
दूसरी बात, 2006 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। ये कोई ऐसा नहीं कि शोक प्रस्ताव पर्सनली भेजना था, वो मामला है, सीधे सरेंडर इसे कहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आज उसको मार दिया। सद्दाम हुसैन ने तो अनाज के बदले तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को दिए थे, बोलकर रिपोर्ट, सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया, आप क्या बोले? चुप। गद्दाफी को टांग दिया गया, क्या बोले? चुप। जबकि आपको तो एहसान मानना चाहिए था। सद्दाम हुसैन को कितना बड़ा दोस्त इंदिरा गांधी बोलती थी, राजीव गांधी से बड़े अच्छे संबंध थे। युद्ध पे आइए सर, आज के युद्ध पे। अब आप नहीं, अभी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, सरेंडर बता रहा हूं। सरेंडर एक उदाहरण, डिप्लोमेटिक चुप्पी कब खत्म होगी ये प्रश्न है फैक्ट सीधा। जाके चेक कर लीजिएगा। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा और वो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आपके बॉम्बर स्क्वाड चाहिए, पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपका होगा, कमांड भी आपकी होगी। इससे बड़ा सरेंडर नहीं हो सकता। और खुद चाचा नेहरू के सगे भतीजे, यानी जो रियल में भतीजे थे, बीके नेहरू, वो अमेरिका में राजदूत थे भारत के। उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर दे के आया यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मैं गाड़ी में बैठकर अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताइए ये क्या बात करने की बात करते हैं। अब आइए 2026। अब आपको पहले बताता हूं, ये सारी की सारी जो युद्ध शुरू हुआ है, आप इसकी जेनेसिस समझिए। ये 2023 अक्टूबर में हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक के साथ शुरू हुआ। क्यों हुआ? उससे जस्ट पहले की स्थिति थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। सबको पता है, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को पता है 15-20 साल का रह गया है खेल तेल का, उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले हैं। तो ये सारे कंट्रीज अब अपने को डेवलप करके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में, ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे थे। ये इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई है, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, जैसे भारत पहले एक था, हम तो आज भी एक हैं इतने बड़े देश के रूप में। इस्लामिक वर्ल्ड किसी जमाने में एक था, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत, रशीदन खलीफत के दौर में, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो वहां जो दूसरा ग्रुप था ईरान, उसको लगा कि भाई ये तो आज भी ताकतवर है, फ्यूचर में ताकतवर होंगे, तो क्या करो, ऐसी नब्ज दबाओ जिसपे कोई मुस्लिम देश बोल ही ना पाए। क्या? यहूदियों पर अटैक करवाओ। आपने देखा, मगर जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया तो पहले एक महीने तक न सऊदी अरब का कोई बयान, न यूएई का कोई बयान, न जॉर्डन का कोई बयान। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई। और आज भी आप देख लीजिए, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री आके माफी मांगते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के ऊपर जो हमारी तरफ से मिसाइल गिर गए हैं उसके लिए, हम अगले दिन फिर मिसाइल गिरते हैं। तो जिसे कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहां शादी वर्ड कहना ठीक नहीं है, मगर यहां कहना चाहूंगा बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। छोटा सा जवाब, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। अभी आपको फिर एक फेक न्यूज फैलाया गया यहाँ कि रसा से हम तेल जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो 30% की पहले छूट मिलती थी, 10% प्रीमियम, मतलब 40% आपको एक्स्ट्रा जमाने में पैसा देना पड़ रहा है। क्या ये राष्ट्रीय हित ठीक है कि 40% उसी से फिर जाकर के दोबारा आप जाकर के वहां पे दूध मिलाने लगे, और तब मजबूरी में आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। अब AIEA का एक बार ये प्रश्न करते हैं, कई बार कर चुके, आज इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं मान लिया, हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात जो कर रहे हैं आपको जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जब हम भारत सिग्नेटरी हैं उसमें, तो हमको उसमें साइन करना होता है। और न्यूक्लियर स्टेट भारत है, भारत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते, उसका मेंबर होने के नाते उसको साइन करना होता। आज देख लीजिए, ब्रिक जो है हमारा मेंबर, और ब्रिक का हम अध्यक्ष हैं, भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और रसा ईरान जो है वो मेंबर है, उस पर अटैक हो रहा है, आपकी आवाज एक शब्द नहीं निकलती, सिर्फ चुप्पी। सिर्फ क्या बोलना है सर, क्या बोलना है? अरे भाई, आपको सच के साथ तो खड़ा होना है। ईरान पर आक्रमण हुआ या हमला हुआ या नहीं? ईरान पर हमला हुआ, एपेस्टीन फाइल वालों ने हमला किया। क्या आप उस पर, अरे वही है एपेस्टीन फाइल वाला आपका वो नेतान्याहू एक गब्बर है और एक दूसरा जो है सांबा है, और ये विश्व के पूरे सिस्टम को चाहता है कंट्रोल करना। क्या भारत की ये जिम्मेवारी नहीं है? वैश्विक जिम्मेवारी है। गाली किसको देनी है? गाली देने की जरूरत नहीं है। किससे लड़ना है जाकर? यहाँ तो चुप्पी है। उनके युद्ध में किससे लड़ना है जाकर? इंडिया को चुप्पी है। यहाँ तो लड़ना किससे सर, बताइए ना। गाली तो बाद में दीजिएगा। भाटी सच के जी, साथ खड़ा होइए और राष्ट्रीय हित को प्रमोट कीजिए। हमारा हित
पूरे गल्फ नेशन में है, हमारा हित ईरान के साथ भी है, हमारा हित वैश्विक है और विश्व में हमारी हित हमारा राष्ट्रीय हित। ठीक है, मुझे बस बच्चों के एक सवाल लाइन ले कह रहे दूं हैं, फिर। सर, और जल- बार-बार एक लाइन इन्होंने सिर्फ। इन्होंने ये अरे भाई स्वीकार साहब। कर लिया कि IAEA में इन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग की थी। इसका Against में मतलब नहीं। ये मान रहे हैं अभी भी Against में कि नहीं। ईरान गलत Against इस्तेमाल में कर नहीं। रहा था। ठीक है, भारत भाटी जी, बोला मेंबर होने भाटी के जी, हम कारण, signatory हैं, न्यूक्लियर इसलिए स्टेट होने के भाटी कारण जी, उसके किया। बाद मार भाटी जी, बच्चों के सवाल भी लेने हैं, हाथ उठाइएगा जिनको प्रश्न पूछना है। आ रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरू में ही वैदेशिक कूटनीति को लेकर विपक्ष की आलोचना की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी आलोचना की। मैं एक तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वैदेशिक कूटनीति टीवी डिबेट्स में तय नहीं होती है, वो बंद कमरों में बैठ कर ऑफिसों के अंदर तय होती है। उसमें सरकार कुछ करती नज़र आ नहीं रही है। माननीय मोदी जी ने क्या विपक्ष के साथ कोई मीटिंग रखी है? सबके सुझाव लिए हैं, जो विदेश के विशेषज्ञ हैं, जो वैदेशिक नीति के विशेषज्ञ हैं, युद्ध के विशेषज्ञ हैं। इस तरह जब संकट होता है तो हमारी सरकार एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ नज़र आती है, जब कुछ करने की स्थिति में नज़र नहीं आती है। एक तो हमारा सवाल ये है। दूसरे, जो आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष भी अपने आप में एक गुट था, उसमें हम अलग नहीं हो गए थे। 100 से ज़्यादा देशों को जोड़ा था नेहरू जी ने उस गुट में, और वो एक भारत की ताकत बनी थी। भारत उनका अगुवा था, भारत उनका नेतृत्व करता था, भारत की एक वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत आवाज़ थी। आज हम इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कि और तो धमकी छोड़ दीजिए आप, ईरान पे हमला हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उनमें बोलना तो छोड़ दीजिए, हमारा बार बार अपमान किया जा रहा, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। जब हम उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ट्रंप घोषणा करते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है, बार बार घोषणा करते हैं और इतने अपमानजनक शब्दों में करते हैं कि मैंने दोनों को धमकाया, मैंने भारत को धमकाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया। और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारा सीज फायर कराने वाले? फिर एक हमारी ट्रेड डील होती है अमेरिका के साथ, उसकी घोषणा भी अमेरिका से की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा की जाती है, हमारे विदेश मंत्री को पता तक नहीं होता। फिर वहाँ के जो कृषि सचिव हैं वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं कि आज अमेरिका के किसानों में खुशी मनाई जा रही है, ट्रंप ने 142 करोड़ भारतीयों का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया है। और बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में कहते रहते हैं नहीं, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं हुई, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं कहा हुई। है। अब मैं आता हूं इस विषय पे, जो वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि हमने 30 दिन की अनुमति दे दी है रसिया से तेल खरीदने के लिए। जब रसिया अगर हमारा पुराना मित्र है, रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आप भी अभी खुद कह रहे थे कि सबसे अच्छा व्यापार हमारा रहा है, तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे थे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? और हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, धीरे धीरे कम कर रहे थे। तो अब जब संकट आया है, अब रसिया ने भी मुंह मोड़ लिया। वरना जो आज संकट है देश में, खासतौर से जो रसोई गैस का संकट हो रहा है, ये ना होता अगर हमने इस तरह की, हमें जो है, मैं आखिर में दिनकर जी की वो पंक्ति बोल के कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। लिखेगा तटस्थ रहना कूटनीति में कभी ठीक नहीं होता। वो ये कह रहे कि चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है ना। एक बात है, इन्होंने दिनकर जी की पंक्ति बोली, व्याध का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? कसाई, सर काटने वाला। तो ये सर काटने वाले जब लोग निकलते हैं तो जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। सुधांशु जी हर विषय को हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। ये बताया, बहुत छोटी बात होगी वैदेशिक नीति। पकड़ लिया। जब विश्व की बात हो रही हो वहां भी आप हिंदू मुसलमान ले चलिए आए। जल्दी से रागी जी, जल्दी से क्यों? मुझे भी बोलने दीजिएगा हिंदू ना। मुसलमान में सर काटने वाला कौन है? आइए सर, यहाँ पसर जाइए, पूरा समय लीजिए, पूरा समय लीजिए और अच्छे से अब कुर्सी, सोफा कुछ मंगा देखिए, कांग्रेस पार्टी, सवाल सुनिए, कांग्रेस पार्टी, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अमेरिका कभी कहता है हमने युद्ध रखवाया, अब कह रहा है कि हमने परमिशन दिया है, इंडिया इज अ गुड एक्टर। और वो एक्टर नहीं कह रहा, एक्टिंग नहीं कह रहा है, स्टेट इज एन एक्टर, वो उसका कॉनोटेशन है, लेकिन वो कह रहे कि परमिशन दिया, आप ले सकते हैं तेल। हम क्यों नहीं ऐसे शब्दों के विरोध में, क्यों नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है कोई देश? देखिए, ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, और ट्रंप के जवाब में जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोला था तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता उठ करके बोलता है, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। ये क्या कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन नहीं था ट्रंप के लिए? दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी फॉरेन पॉलिसी पर बात कर रहे थे, मैं शशि थरूर को सुन रहा था, और शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका के आगे अभी ग्रैंड स्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है।
जो भारत का विदेश मंत्रालय या विदेश पॉलिसी अभी है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। तीसरी बात, एक एनेक्डोट शुरू कर रहा हूं, बीच में टोक मत जल्दी, हाँ, दीजिएगा। मतलब दो लोग लड़ रहे थे, एक आदमी तटस्थ देख रहा था और बार बार सर हिला रहा था, ऐसे, फिर इधर करे तो ऐसे, दूसरा नीचे जाए तब भी कहे ऐसे ही रहा है। तो एक आदमी खड़ा खड़ा पूछा, भाई तुम किसकी तरफ हो? जब ये नीचे जाता है, पिटता है, कुटता है, तब भी तुम सर हिलाते हो, जब इधर वाला कूटता है तो कहता है इसका भी दांत तोड़ दो। बोला मैं किसी के तरफ नहीं हूं, मैं दांतों का डॉक्टर हूं। अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हर विदेश नीति का है। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो किए, 1962 में हमने आपको बचा लिया क्या? हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्यूबा क्राइसिस हुआ था ना, में एक गुटनिरपेक्ष देश ने हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं की, सिर्फ सोवियत रूस ने आगे बचाया। और एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, जिस खामनेई को लेकर के बोल रहे थे, उन्हीं खामनेई का स्टेटमेंट है कि यदि पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो जाएं तो हम यहूदी नेशन को यहूदियों का ऑक्युपाइड लैंड हम खत्म कर सकते हैं और कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों की स्वतंत्रता हो सकती है। क्या ऐसे खामनेई के लिए आंसू बहाना देश के लिए जरूरी है क्या? और भारत का मुसलमान नहीं कर दें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना, मैं इन पर थोड़ी टिप्पणी कर रहा हूं, मैं तो अपना एनालिसिस कर रहा हूं। अतिरिक्त बात देखिए, यदि एक चीज पर जिक्र कर देना चाहता हूं कि ईरान ने क्या कसम खाई कि भाई ज्यूज नेशन रह ही नहीं सकता, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे धर्म से है। ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए ईरान पर अटैक करना लाजमी हो जाता था, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जब हम होली और दीपावली मनाते हैं, 1947 के 67 के अंदर पूरे अरब कंट्री मिलकर के अटैक किया था। अनंत युद्ध चले, ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान सरेंडर करने वाला, ईरान तैयार नहीं है। हम खुश है ना, जो अगर पूरी ऊर्जा सिक्योरिटी विश्व की तबाह हो जाए, ये सब ठीक है, करते रहे ट्रंप और नेतन्याहू। देखिए भाई, वो कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। 2-3 हम सवाल जाकर के वहां पर मध्यस्थता करने नहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल अपोजिशन से, उन्होंने बोला कि अभी मोदी जी और अभी कोई गवर्नमेंट है, बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कमेंट्स नहीं कर रहे। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब 1973 में यूम कीपर वॉर हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उस टाइम पे तो इंडस्ट्रीज को बंद करने की नौबत आ गई थी। इंडिया में इतना बड़ा ऑयल क्राइसिस हो गया था, तब कांग्रेस ने कुछ स्टैंड नहीं लिया। आज कम से कम इंडस्ट्रीज को बंद करने की मोदी, कम से कम इंडस्ट्रीज अभी बंद तो नहीं हुई। अभी भी इंडिया के पास 5 से 60 डेज का भी हमारे पास ऑयल एलपीजी 74 डेज का एलपीजी है। उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। तेल आइए, छोटा सवाल। मैम, बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं, सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। और जवाब दीजिए, इधर से आई। वैसे जो इन्होंने बोला, मैं देश को एक चीज, अंजना जी एक चीज याद दिला दूं, 1991 में भी जब इराक ने कुवैत पे किया था, क्राइसिस आई थी, जब हम लोग इतने बड़े थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, इससे भी छोटे रहे होंगे। उस जमाने में ट्रेनें बंद हो गई थी, आधी ट्रेनें खत्म हो गई थी। आज तो सिर्फ एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज के ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं, उनकी स्थिति देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद, और सिर्फ स्कूटर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। उसके मुकाबले आप सोचिए, दुनिया में सुनामी आई हुई है, आप कह रहे हमारे जहाज में झटका लग रहा, तो गलती जो है कैप्टन की है, सुनामी की नहीं। ठीक है, जल्दी से छोटे एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे युद्ध, तब उनको उसमें कोई क्यों नहीं खींच रहा? बेटा, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। मेरा सवाल इंडिया ब्लॉक से है। इंडिया ब्लॉक जो अभी मतलब आप ईरान और फिलिस्तीन में जो लड़ाई हो रही है उसको लेके आप बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं कि सहानुभूति भी जगा रहे हैं, तो आप उन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों जो एआई समिट में जाके देश की सर झुकाए और नग्नता को प्रदर्शन किया, तो आप उनको क्यों नहीं भेज देते हैं ईरान और फिलिस्तीन, वो जाकर लड़े यूएसए से? नमस्कार, मेरा नाम रिद्धिका शर्मा है और मेरा सवाल विपक्ष से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बीच में एलपीजी गैस सिलेंडर का भी मुद्दा छिड़ा, तो अगर आप लोग सत्ता में होते तो आप लोग ऐसा क्या करते कि इतने बड़े वॉर के बीच में गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस हाइक होते ही? बहुत अच्छा प्रश्न किया, आप ही से बहुत शुरू अच्छा करते हैं। प्रश्न है मैम, अजय जी। कई प्रश्न आ गए हैं, जरा मैं एक आखिरी सवाल, ये बच्चा हाथ उठा रहा है, उसके बाद मैं ऊपर आ जाऊँ। जैसे सुधांशु जी ने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो
ईरानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। तो ये सिर्फ भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या फिर सच में कोई सीधा खतरा है इससे में? ये दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। चलिए अजय मीना जी, उपाध्याय जी आपसे शुरू करते हैं। 3-4 हैं। सवाल आप ही से एक आए तो हैं। वर्ल्ड आपने विश्व आर्थिक संकट की बात की थी 71 के आसपास में, 71 की वैश्विक परिदृश्य और आज के वैश्विक परिदृश्य में जब आप डिफरेंस देखेंगे, इसको एक रिसर्च का भी मुद्दा है, और उस समय भारत की क्या कंडीशन थी और भारत किस तरह किस निरपेक्ष होने के साथ साथ कैसे हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर के, और उस स्थिति में भी परमाणु पनडुब्बी वो लाया, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, कभी सरेंडर नहीं की। आज सरेंडर बिना कुछ किए कर जा रहे हैं। लाइन ये से जोड़ देना अजय जी, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, बस एक लाइन। रसिया के साथ उस समय सोवियत यूनियन के साथ आपका डिफेंस पैक्ट हो चुका था। आपका भी प्रश्न का उत्तर देना है, बहुत आपने डॉक्टर साहब ने किया है। दूसरी बात, हमारे साथी ने इधर से भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि एलपीजी का जो प्रॉब्लम है, सही पूछिए तो आज ही अभी सरकार की कुप्रबंधन का प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का प्रॉब्लम है। किल्लत सिलेंडर का नहीं है, समस्या सिलेंडर से नहीं है, समस्या सिलेंडर से है। जो सरेंडर हो रहा है ना, यदि आपको सब ठीक था तो आप 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए अभी? इससे एक मैसेज गया मार्केट में, फिर आपने 21 दिन को 25 दिन में कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में हड़बड़ी पैदा हुई है। और जो बच्ची किसी ने कहा है यहाँ की कितने दिन का स्टोरेज है, एलपीजी का स्टोरेज भारत सरकार का अधिकृत बयान है, और अधिकृत उनका है 3 सप्ताह का ही हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ तेल का है, लेकिन एलपीजी गैस का जो है वो 3 सप्ताह आपका स्टोरेज है। अच्छा, लेकिन वो आएगा, फिर हम जो था डेवलप एक बच्ची का कि आप रहते तो क्या करते? नहीं, एकदम हम रहते तो ये युद्ध जब शुरुआत हुई थी तो हम अपना एगो मेडल लेने के चक्कर में जाके पीठ थपथपा के और ईरान के साथ दुश्मनी बेवजह नहीं ले लेते। हम चले गए 2 दिन पहले। आपको या तो कूटनीति समझ नहीं थी या आपको जानकारी नहीं थी कि इजराइल युद्ध करने वाला है। दोनों ही स्थिति भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं थी। दूसरी बात, सप्लाई चेन और जो आप अब लगा अधिनियम जो कर रहे हैं, स्पेशली लागू कर रहे हैं, राशनिंग कर रहे हैं, इसको हम पहले से इसके लिए सुरक्षा करते। सबको पता है 1.5 महीने 2 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है वेस्ट एशिया का। वेस्ट एशिया का अभी का प्रॉब्लम नहीं है, लगातार चल रहा है। हम संबंधों को इस स्तर पर रखते कि हमें प्रॉब्लम कम से फेस करना पड़ता और जनता के मुद्दों के साथ हम खड़ा होते। एक सुनिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने बोला है की समस्या हो रही है, उसको रोक लगाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। एक लाइन बोल दूं, सुनिए, जो इन्होंने बोला, एक टेक्निकल पॉइंट क्लियर कर दूं। जो इन्होंने कहा 3 हफ्ते से ज्यादा एलपीजी का भंडार नहीं रखता, उसका कारण है क्योंकि एलपीजी गैस होती है, वो लीक होती है। अगर आपके घर में भी 6 महीना सिलेंडर रखा रह जाए तो आधा हो जाता है, इसलिए उसका 2-3 हफ्ते से ज्यादा स्टोरेज नहीं रखा जा सकता, इसलिए क्रूड ऑयल का। तो जो ये कह रहे हैं कि नहीं रखा, ये होते तो ये 6 महीना पहले से रख लेते, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन गैस बना के उसके अंदर कर देते। बात करने अरे भाई, गट्टर से गैस बनाने वाले थेरी वाले लोग नहीं है, गैस पे आ गए। हम उस पर नहीं है ना, वो थेरी नहीं है हमको। हम कह रहे हैं, हमने कहा ही नहीं ये बात। हमने किसी बच्चे ने कहा 60 दिन का है, 60 दिन का नहीं है, 3 सप्ताह का ही। क्रूड ऑयल का क्रूड ऑयल की बात थी, एलपीजी क्रूड ऑयल की बात थी। और सिलेंडर से सही में प्रॉब्लम नहीं है। उपाध्याय जी, एक सवाल और आ रहा है, इधर देखिए, इधर भाटी जी आप जवाब दीजिएगा। हाँ, मेरा सवाल विपक्ष से है। कुप्रबंधन की बात कर रहे हैं आप गैस की। हमने वो समय भी देखा जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, उस टाइम पे हमें भी लाइन लगा करके गैस सिलेंडर लेने पड़ते थे। तो इस वक्त ज्यादा समस्या, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक उत्तर हमसे सुन लीजिए। आपका उस समय कोई क्राइसिस, सुनिए, उस समय कोई क्राइसिस बिना क्राइसिस के भी उस समय लाइन पे लगना पड़ता था। आपका आज बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसके बावजूद भाई साहब काफी कुछ प्रबंधन अच्छा है। 2010-2000 के बाद से 2000 के बाद से ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि उसके लिए सरकार आई है। वाजपेयी जी की भी सरकार थी और 10 साल मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी। तो आपके जन्म 2014 के बाद नहीं हुए, ये मैं मानकर चल रहा हूं। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। अरे भाई, क्या 2000 के बाद 2000 के बाद पहले लाइन में लगना पड़ता था। मैं खुद स्कूटर पे रख के कई बार सिलेंडर लाया हूं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। गल्फ देशों के साथ हमने संबंध बनाए, कतर से लेकर के और ओमान तक और बहरीन तक। पूरे देश को कोई मौका है लाइन में लगा देते हैं। ठीक है, देखिए, लाइन में लगा देते हैं। जो लोग मेरी उम्र के होंगे या मेरे से अधिक उम्र के होंगे, उनको याद होगा अटल जी की सरकार से पहले युद्ध हो न युद्ध हो, 3-3, 4-4 महीने ऐसे रहता था, लाइन लग के लाना पड़ता था। मैं खुद स्कूटर पर रख के कई बार वो लेके आया हूं, वो एक अलग बात है। मगर आज अंतर जानते क्या है? आपकी सरकार आने से पहले कितने गैस सिलेंडर थे देश में? 11 करोड़, आज है 36 करोड़। 16 करोड़ बहनों को आज प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध तो कराया। सोचिए, आपके जमाने से 3.5 गुना गैस सिलेंडर होकर भी आज मैं आपसे कहता हूं, आज गैस सिलेंडर इस युद्ध में कितनी कीमत है?
913 रुपए का और जाके चेक करिए जनवरी 2014 1241 रुपए 1241 रुपीज ओपन मार्केट में था। उस समय न लड़ाई हो रही थी, कुछ हो रहा था। ये दर्शाता है कि इनके प्रबंधन और हमारे प्रबंधन, जबकि देश में कुल 11 करोड़ सिलेंडर थे, सब्सिडी के सिलेंडर अलग दे रहे थे, तब भी ओपन मार्केट सब्सिडी सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का मिल रहा था। आज युद्ध के बाद भी वहां तक स्थिति नहीं है। आज कितना है इसीलिए मैं आपसे कहना पूछ लीजिए, इसीलिए 2 से 2.5 हजार इसीलिए सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, इस बुरी परिस्थिति और में 913 प्रधानमंत्री रुपए तो जी आपने जिस खुद ढंग कर से दिया सब्सिडी इस वाला। देश को चला रहे हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, देश देख हमें रहा है। इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। अरे एक सेकंड लास्ट, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने दिखाइए गिरबा में मैडम। झांका नहीं जाता। आज 414 राहुल गांधी को रुपए बताइए। 414 रुपए में जो हम सिलेंडर देते थे, वो सब्सिडी उसको वाला आप था, ओपन मार्केट का 913 नहीं। का अच्छा, सब्सिडी भाटी दे जी रहे को भी हैं। बोलने खत्म दीजिए हो थोड़ा। गया। भी ज्ञान दे रहे हैं उपाध्याय जी। और 2-2,000 2,500 रुपए का भाटी लोगों को जी, ब्लैक मार्केटिंग में दो पैसा बातें। देना पड़ रहा है। खाड़ी फिर भी युद्ध नहीं के मिल रहा है। दौरान, खाड़ी युद्ध के दौरान जो ऊर्जा की स्थिति मतलब हुई थी, वो आपको तो याद ही होगा किस तरह की परिस्थिति का देश को सामना करना पड़ा था। लेकिन पहले रशिया से 1% 2% लेते थे, अब रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते हो? 0.02%। रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते हो? खुद देखिए, काहे नहीं खरीदे? सच्चाई ये है कि जो गंभीर विषय पे आपने चर्चा शुरू की है, उसमें बहुत हल्की बातें उठा के और केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए गलत तर्क दिए जा रहे हैं। ये कहना कि पहले गैस के लिए लाइन लगती थी, अब नहीं लगती है। दुनिया रोजाना बदल रही है, सुविधाएं रोजाना बढ़ रही हैं। पहले कितने मोबाइल होते थे? वाजपेयी जी के टाइम में कितने मोबाइल होते थे देश में? वाजपेयी जी के टाइम में बहुत इनकमिंग फ्री बड़े हुई थी। लोगों के पास मोबाइल होता था। आज हर रिक्शा वाले के हाथ में 2-2 मोबाइल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। इसी तरह गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। ये विषय ही नहीं है कि आज बढ़ रहा है। कोई गैस का भंडार नहीं आया पहले पिछले आप 25 साल में देश में कोई पहले गैस का आप किसी 1-2 ट्रेन में, वीआईपी ट्रेन में 1-2 कोच एसी होता था, वरना सारी ट्रेन नॉन एसी होती थी। आज पूरी की पूरी ट्रेन एसी चल मत रही है। बोलिए, ये सारा उसका क्रेडिट ले जाएंगे ये ये। प्रशंसा कर रहे हैं मुझे या बात शिकायत करने कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? साधु साधु बहुत अच्छा, ये वो किसी प्रशंसा सरकार कर की रहे हैं वजह या से बड़ाई नहीं है। कर रहे हैं? क्रेडिट ले क्योंकि लेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया बदल रही है, इसलिए सुविधाएं बढ़ रही हैं। अब आप ये तर्क दे रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है, ये तो दुनिया के साथ हो रहा है। समस्या ये है कि जो तेल पर आइए, आपके तेल बगल में पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गया? गंभीरता से जो बांग्लादेश में क्यों नहीं हो गया? मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गैस को लेकर, तेल को लेकर पैनिक फैलाया जाए, ये अफवाहें उड़ाई जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। ताली बजनी और चाहिए किसी को भंडारण नहीं करना चाहिए, किसी को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे कि हमारे पास और पर्याप्त जमाखोरी गैस ना है। हो, वो भी रोकना इनकी ये जिम्मेदारी। कांग्रेस के एक बिल्कुल सरकार की सांसद जमाखोरी ओपनली कौन बोले हैं, रोकेगा? जितना हो सके एलपीजी सिलेंडर खरीद के रख लो, आगे समस्या आ सकती है। पहली उसके जिम्मेदारी भड़काना हुआ। सरकार की है और सरकार उन्होंने सही विपक्ष बात को बोली, उन्होंने विश्वास अच्छा में बोला। ले। और कर्नाटक में तो मारपीट हो गई। आपकी वजह से हो रही है, कर्नाटक क्योंकि के- आपने पैनिक फैला दिया। कर्नाटक के अंदर आपने भारतीय कहा जनता गैस पार्टी की खत्म होने थोड़ी जा रही है। सरकार है, और एक जो पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकला, इंजन की सरकार है, सब जगह आपने- लाइन जिसके लगी हुई पास है। से 55 फ्रंट सिलेंडर न्यूज है। मिले। अरे यूपी में भाई, फ्रंट न्यूज है, इसी नोएडा में लोग जो है देखिए, लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये देश देखिए, में लाइन में लगे हैं, मैं इसका भाटी जी मतलब की बात आपूर्ति से और सहमत सप्लाई हूं का कहीं ना कहीं सिस्टम कि ब्रेक हुआ है। सरकार की दिक्कत जो हुई है। इन्फोर्सिंग उसको एजेंसी ठीक है करना उसको जरूरी है, चाहिए ये कि सरकार की जिम्मेदारी ब्लैकमेल है। और में किसी की भी नहीं- सरकार पर नहीं, एक किसी सेकंड, राज्य ये काम तो इनका है ना। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी हो जाती है, देखिए, आज अगर सिलेंडर की कोई जमाखोरी कर रहा है, नहीं, तो ये तो रोकना आपका काम है ना, इनका काम अंजना थोड़ी जी, है। अंजना जी, ये सारे सरकार हैं। अंजना जी, ये सारे राज्य सरकारों की दायित्व है। केंद्र सरकार तो सप्लाई चेन को ये करेगा ना, इंश्योर करेगा। राज्यों के अंदर यदि कर्नाटक सरकार के अंदर यदि जमाखोरी हो जाती है तो वहां केंद्र सरकार दिल्ली में तो किसकी हस्तक्षेप नहीं सरकार करती है? है। किसकी दिल्ली में सरकार है? किसकी दिल्ली में सरकार है? दिल्ली में भी तो हो भारतीय रही है। जनता दिल्ली में पार्टी की किसकी सरकार सरकार है? उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया। मैंने कहा तो उत्तर प्रदेश प्रदेश में में किसकी मैंने कहा सरकार तो है? उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी का बात है। कार्यकर्ता 55 सिलेंडर के साथ लेकिन पकड़ा ये गया, जो एक दो- 144 सिलेंडर के साथ पकड़ा गया। अब ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि कोई भारतीय जनता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो 144 कौन सकता। ले मैं लिया? सिर्फ कह रहा हूं हाँ। कि कोई भी यदि इस काम में पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, इस पर राजनीति मत कीजिए, इसको सबको साथ आने मैंने दीजिए। गैस की अब मैं इस क्राइसिस बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाह रही हूँ। एक बार आप लोग रुकिए, सुधांशु जी, नए सिरे से बहस को आगे ले जा रही हूँ। देखिए, अब पूरे विश्व में और लोगों के ड्राइंग रूम में, दफ्तरों में, कॉलेज में, स्कूल में एक ही चर्चा हो रही है, ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ईरान जाहिर तौर पर पीछे
हटने को तैयार नहीं है क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी को ईरान में मारा है, हत्या की है। ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत विकट हो रही है और भारत अल्टीमेटली क्या स्टैंड, क्या पोजीशन, क्या तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसी पर चर्चा लोगों की हो रही है। कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों में ये भरोसा जगे, क्योंकि अगर सिंगापुर जैसा देश भी आगे की तैयारी कर रहा है ना भाई, उन्होंने छुट्टी नहीं, वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है युद्ध जल्दी नहीं खत्म होगा, ये क्राइसिस बढ़ेगा। देखिए, मैंने इसीलिए बात बताई कि हमारी सरकार इसमें पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए है। ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल का रिजर्व भारत के पास कितना है वो भी आपको बताया। एलपीजी की मैंने बताया कि 3 हफ्ते से ज्यादा का स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता है। इसके बावजूद हमारी बातचीत चल रही है। एक दूसरा उदाहरण बताता हूं, जिन्होंने कहा ना रशिया से परमिशन वाली बात, आप इस पूरी लड़ाई में एक और एंगल समझिए कि जब क्रिटिकल मिनरल पे चाइना ने अमेरिका की बाह मरोड़ी तो अमेरिका को लगा चाइना की बाह कहां मरोड़ी जा सकती है। चाइना की क्रूड ऑयल सप्लाई 2 देशों सबसे ज्यादा आती थी, वेनेजुएला और ईरान। दोनों जगह पे अमेरिका ने चोक कर दिया। अब चाइना के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वो मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज से तेल खरीदे जो अमेरिका के प्रभाव में है, या रूस से खरीदे। तो इसमें सबसे बेहतर स्थिति में रूस आ गया। अब चूंकि वो मिडिल ईस्ट के कंट्रियों से अवॉइड करेगा तो रूस सारा का सारा तेल चीन को ना दे दे और रूस और चीन बहुत नजदीक ना आ जाएं। इसलिए जरूरी है कि भारत रूस से तेल खरीदे। ये अमेरिका की भी जरूरत है, सिर्फ हमारी जरूरत नहीं। सोचिए हमने किस ढंग से बैलेंसिंग बना के रखी हुई है सारे देशों में। चलिए इसी के साथ हिंदुस्तान चमकता रहे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।